welcome you all in Aurora IAS. And today this is lecture number 3 of monetary policy. ओके पिछले दो लेक्चर्स में हमने क्या डिस्कस किया आरबीआई के बारे में और सम करंट रिलेटेड टू आरबीआई। और आज से हम एक्चुअल मॉनेटरी पॉलिसी चालू करने जा रहे हैं। आज से हम एक्चुअल मॉनेटरी पॉलिसी चालू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो पिछले कुछ लेक्चर्स में कुछ खास रिवाइज करने वाला था नहीं, सिर्फ फैक्ट थे। तो आई थिंक यू मस्ट हैव मेड द नोट्स। अगर नोट्स नहीं बनाए तो आई थिंक पीपीटी विल बी शेयर्ड इन द अपकमिंग डेज, सो यू कैन रिवाइज फ्रॉम देम। ओके, सो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। देखो मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है, देखो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आरबीआई है जो मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्म करती है और उसे इम्प्लीमेंट करती है। लेकिन याद रखना जो पॉलिसी रेट्स होते हैं, ठीक है, जो पॉलिसी रेट्स होते हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है। कौन डिसाइड करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, ओके। तो देखो क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की वो पॉलिसी होती है जिससे वो मार्केट में मनी को, जो मनी की सप्लाई होती है उसको मैनेज करता है। ठीक है, फिर से मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की वो पॉलिसी होती है जिससे वो मनी सप्लाई को इकोनॉमी में मैनेज करता है। अब इसका मतलब क्या होता है एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। ठीक है, अब मॉनेटरी पॉलिसी के बहुत सारे टूल्स होते हैं। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के बहुत सारे टूल्स होते हैं जैसे कि एसएलआर, सीआरआर, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, ये सब आपको आई होप आपको पता हो, नहीं पता हो तो वी विल डिस्कस इट। ठीक, वैसे तो हमें डिस्कस करना ही है। अभी मान लीजिए ओएमओ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन ये होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, दैट इज़ आरबीआई क्या करता है, आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को मार्केट के अंदर डालता है। ठीक है, अब जब वो आरबीआई की सिक्योरिटीज़ को मार्केट के अंदर डालेगा तो जो बैंक्स हैं, बैंक्स उनको खरीदेंगे। ठीक है, बैंक्स उनको खरीदेंगे। खरीदेंगे मतलब आरबीआई को पैसा देंगे, मतलब सिक्योरिटीज़ आ जाएंगी यहाँ पर। और जस्ट सेकेंड, ओके, सो जो सिक्योरिटीज़ हैं वो आ जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, सिक्योरिटीज़ कहाँ जाएंगी? यहाँ पर आ जाएंगी। और जो पैसा है आरबीआई के पास चला जाएगा, पैसा यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब मान लो आरबीआई का मन हुआ कि भैया कोई नहीं, अपन क्या करते हैं, सिक्योरिटी अपन ने बेची थी इसको वापस ले लेते हैं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी थी, यहाँ पर पैसा था, तो आरबीआई इन्हीं पैसे को दोबारा बोलेगा कि आप ये पैसे वापस रख लो और सिक्योरिटी मुझे दे दो, सिक्योरिटी मुझे दे दो और ये पैसा आप वापस ले लो। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। अभी मैंने आपको क्यों बताया, देखो इसका सिंपल ये मकसद है कि आपने देखा कि सबसे पहले इस टाइम पे हो सकता है कि मार्केट में पैसा ज़्यादा हो, तो आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचा और मार्केट से पैसा निकाल लिया। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या हुआ? दूसरे केस में ये हुआ कि आरबीआई को लगा कि नहीं यार अब मार्केट में पैसा कम हो गया है, हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वापस खींच लेते हैं और पैसा दोबारा डाल देते हैं, तो दोबारा मार्केट में पैसा बढ़ गया। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर जो मनी सप्लाई थी वो कंट्रोल हुई, मतलब आरबीआई ने अपने मुताबिक ओएमओ का यूज़ करके मनी सप्लाई को ऊपर नीचे करने की कोशिश की। यहाँ पर पहले ज़्यादा मनी थी तो कम कर दी, यहाँ पर कम मनी थी ज़्यादा कर दी, मतलब जो भी नीड्स होती हैं उसके हिसाब से आरबीआई ने मनी को कंट्रोल किया। तो इसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी इज दैट पॉलिसी ऑफ आरबीआई थ्रू विच इट मैनेजेस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, थ्रू विच इट मैनेजेस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ओके, अब देखो इससे होता क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो इससे ये होती है कि जो आरबीआई रहती है वो इफेक्टिवली फ्लो ऑफ मनी को हमारी कंट्री में या इकोनॉमी में कंट्रोल कर पाती है। ठीक है, मतलब सब जो मनी है वो आरबीआई के हाथ में है, वो डिसाइड करेगा कितनी मनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब कि बहुत सारे रुपए आ गए हैं मार्केट में। ठीक है, बहुत सारे रुपीज़ आ गए हैं मार्केट में, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गया है। तो अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो सिंपल सा आरबीआई क्या करेगी, वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करेगी और बहुत ही आसान काम करेगी। और वो आसान काम है कि रुपीज़ को घटा देगी, बोलेगी भाई ये रुपये नहीं चाहिए, ये रुपये नहीं चाहिए, ये रुपये नहीं चाहिए। अब क्या हुआ, देखो सिंपल सी बात ये हो गई कि आरबीआई के पास बहुत कम रुपये, मतलब इकोनॉमी बहुत कम रुपीज़ छोड़े गए और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। जब मान लो इकोनॉमी में पैसे नहीं तो इन्फ्लेशन कहाँ से होगा? तो इस तरीके से आरबीआई क्या करती है, फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करती है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो आरबीआई है वो जो कंज्यूमर होता है उसका कंजम्पशन पैटर्न भी डिसाइड करती है। ठीक है, देखो अभी इस टाइम पे लॉकडाउन के टाइम पे क्या हो रहा है, लॉकडाउन के टाइम पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो लोग हैं पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज सिंपल सी बात है, क्योंकि लोगों के पास पैसा बचा ही नहीं है, उनकी जो सेविंग थी वो वेस्ट हो चुकी है ऑलरेडी लॉकडाउन के टाइम पे, तब लोग खर्च नहीं कर रहे हैं। तो अगर आरबीआई चाहे और लोन के जो रेट्स हैं, मतलब अपना पॉलिसी रेट कम करेगी, पॉलिसी रेट कम करेगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली लोन्स के रेट कम हो जाएंगे। जब लोन सस्ता हो जाएगा तो लोग चीज़ें को दोबारा खरीदने लगेंगे। तो आपने देखा यहाँ पर आरबीआई डिसाइड कर रही है कि कंज्यूमर क्या करेंगे।
तो ये दो मेन फंक्शन होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। सबसे पहला तो कि कंजम्पशन पैटर्न जो रहता है पब्लिक का वो आरबीआई डिसाइड करती है, दूसरा इकोनॉमी में कितना फ्लो ऑफ मनी रहेगा वो डिसाइड करती है। और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? इट इज़ दैट पॉलिसी ऑफ द आरबीआई थ्रू विच इट मैनेजेस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो आई होप आपको बेसिक्स आ गए हैं समझ में। ठीक है, अब इस मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के? सबसे पहला है कंट्रोल इन्फ्लेशन। मैंने आपको बता दिया एग्जांपल के तौर पे कि आरबीआई इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है, बट फिर भी एक बार फिर से बताता हूँ बिकॉज आई वांट कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। ठीक है, हमारी चीज़ का मतलब फैक्ट्स को डिलीवर करना नहीं है। ओके, वो तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, बुक्स में मिल जाएगा, उसके लिए वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। बट यू शुड हैव ग्रास्प ऑन द कॉन्सेप्ट, बिकॉज मैं अभी आपको बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट से कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, डोंट वरी। फिर से एक बार एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो कि अब इस बार मानते हैं इकोनॉमी में पैसा बहुत कम है। ठीक है, इकोनॉमी चल रही है, लॉकडाउन के टाइम की इकोनॉमी है ये। ठीक है, पैसा बहुत ही ज़्यादा कम है, ना के बराबर पैसा है। ठीक है, सिर्फ 2 रुपये चल रहे हैं इकोनॉमी में। अब आरबीआई को लग रहा है भाई लोग खरीद नहीं रहे कुछ। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ाना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन के फ़ायदे होते हैं। अगर जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन अगर 4% वाला है तो इसका फ़ायदा होगा। फ़ायदा कैसे होता है इन्फ्लेशन का, फिर से समझो। अगर मान लो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मतलब सिंपल सी बात है कि लोग चीज़ों को ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। जब चीज़ों को ज़्यादा डिमांड करेंगे तो जो प्रोडक्शन हाउस होते हैं, अंबानी जैसे लोग होते हैं, वो लोग प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो लोग बोलेंगे भाई हमें और लेबर चाहिए, बिकॉज हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ रही है मतलब इकोनॉमी बढ़ रही है। तो ये इन्फ्लेशन का फायदा है। अब आरबीआई को लग रहा है भाई लॉकडाउन से हमारी इकोनॉमी बड़ी डाउन टर्न हो गई है, मुश्किल से 2-3% की ग्रोथ रह गई है। तो अब आरबीआई क्या करेगी? ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ पर क्या करेगी? रुपीज़ को अंदर डाल देगी। सॉरी। सो क्या होगा? अब ये कैसे कैसे डालेगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीद के। ठीक है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक के पास ही बोलेगी कि भैया आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी मुझे दे दो, मैं आपको पैसे दे दूंगी। तो ऑटोमेटिकली बैंक के पास पैसा जाएंगे। अब बैंक क्या करेंगे? इन पैसों को लैंड कर देंगे, क्योंकि बैंक की यही मतलब रणनीति होती है कि वो लोग कुछ भी पैसा आइडल नहीं रखना चाहते हैं। वो कुछ भी हो, दे विल एक्चुअली फ्लोट इन द मार्केट। ठीक है, दे विल फ्लोट इन द मार्केट। जैसे डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे आपको याद होगा कि आरबीआई को ये डर था कि कहीं बैंक जो है वो पूरा पैसा लैंड ना कर दे, जिससे कि इकोनॉमी में क्राइसिस पैदा हो जाएगी। तो उसके लिए आरबीआई ने क्या किया? उसके लिए आरबीआई ने इंक्रीमेंटल सीआरआर ला दिया। ठीक है, इंक्रीमेंटल सीआरआर आगे आपको बताऊंगा, जिससे कि बैंक जो थे, जो डीमोनेटाइजेशन का पैसा था वो लैंड नहीं कर पाए, बिकॉज ये वॉलंटरी डिपोजिशन नहीं था। ये तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी उसकी वजह से मतलब लोगों ने डिपॉजिट किया था। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा रुपीज़ ज़्यादा है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगी? सिक्योरिटीज को खरीद लेगी। जब सिक्योरिटीज खरीदेगी, पैसे मार्केट में देगी, तो पैसा आएगा लोन के तौर पे। लोन से फिर बढ़ेगी कंजम्पशन, कंजम्पशन होगा तो जो अंबानी साहब बोलेंगे भैया प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। जब प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा तो सिंपल सी बात है जीडीपी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और अल्टीमेटली इकोनॉमी बढ़ेगी। तो इस तरीके से आरबीआई इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करती है, साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को भी मैनेज करती है। ठीक है, अब मान लो यही इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है लेकिन इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो अब इसका बिल्कुल उल्टा करेगी। यहाँ से बोलेगी भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले लो और पैसा वापस कर दो हमें। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ग्रोथ भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपने कहा कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इन्फ्लेशन और ग्रोथ इंटरकनेक्टेड है। आई थिंक आपको एग्जाम्पल समझ में आया। ठीक है, इसके बाद तीसरा होता है कि आरबीआई क्या करती है? जो एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है उसको भी मेंटेन करने की सिस्टम करती है। ठीक है, देखो अभी तो वैसे अगर आप देखोगे ऑफिशियल स्टेटमेंट काफ़ी सुनने को मिलती है, बट जैसे कि ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या बोलती है? ऑफिशियल स्टेटमेंट बोलती है भैया वी आर अ फ्री फ्लोटिंग सिस्टम, वी आर अ फ्री फ्लोटिंग सिस्टम। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ एक्सपर्ट्स डाउट करते रहते हैं कि भैया आप यू आर नॉट अ फ्री फ्लोटिंग सिस्टम, बिकॉज आप मार्केट में एंटर करके जो रुपये की वैल्यू है उसको मिसमैनेज कर देते हो या उसको अपने हिसाब से मैनेज करने की कोशिश करते हो। देखो कैसे मैनेज करते हैं लोग कि देखो आरबीआई के दिमाग में ना एक फिगर है कि भाई इससे ऊपर या इससे नीचे जो रुपीज़ की वैल्यू है घटनी या बढ़नी नहीं चाहिए। हम मान के चलते हैं वो वैल्यू है ₹50। ठीक है, कुछ भी हो सकती है, किसी को नहीं पता है। ठीक है, ये मैं एक्सपर्ट्स के व्यू बता रहा हूँ, ये कहीं पर ऑफिशियल आरबीआई का व्यू नहीं है। ठीक है, तो मान लो कि वो होती है ₹50। ठीक है, अब मान लो कि धोखे धड़ाके क्या होता है कि जो डॉलर की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। मैंने बताया था कि वैल्यू किसी की घटना मतलब उसकी क्वांटिटी बढ़ जाना, लेकिन जो क्वांटिटी बढ़ रही है वो आरबीआई पैसा नहीं डाल रही है, वो किसी वजह से बढ़ रही है, वो रिलेटिव है। जैसे कि पहले मान लो यहाँ पर $5 थे और यहाँ पर ₹50 के सिर्फ एक नोट था। ये मान लो 3 नोट थे। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छी वो थी, पकड़ थी। ठीक है, विल वेल दैट मीन्स रुपीज़ की। लेकिन अब क्या होता है? अब प्रॉब्लम ये आती है कि जितने भी जो रुपीज़ रहते हैं, जो डॉलर निकल निकल जाता है। ठीक है, वो लोग सोचते हैं कि भैया इंडियन इकोनॉमी में कुछ खास फायदा नहीं है, इसको निकाल लेते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर बची है क्या? $2 और ₹3। तो जो है हमारा क्या हुआ है? जो हमारा रुपी है वो कर गया है डेप्रीशिएट। डेप्रीशिएट मतलब उसकी जो वैल्यू है वो हो गई है कम।
तो अब आरबीआई बोलेगी नहीं भाई ये तो सही नहीं है, तो आरबीआई क्या करके अपनी तरफ से $1 यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देगी, एक और डॉलर इंट्रोड्यूस कर देगी, जिससे कि रुपये की वैल्यू दोबारा ₹50 हो जाएगी। तो इस तरीके से आरबीआई क्या करता है, एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम को मैनेज करने की कोशिश करता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और, जब से हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए हैं और जब से हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली $450 बिलियन का फंड एक्यूमुलेट हुआ, तो ये सब आरबीआई ने काम करना बंद कर दिया है। तो इस तरीके से आप कह भी सकते हैं फ्री फ्लोटिंग सिस्टम है। ठीक, तो अगर क्वेश्चन आता है तो यू विल से डिबेटेड है। ठीक है, यू विल से डिबेटेड है। तो लेकिन याद रखना आरबीआई ये भी काम करती है। और जैसे ही अगर आप कहें कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए हमने, या आप कह सकते हैं यूपीए एरा के टाइम से ही जो आरबीआई का जो मेजर फोकस है वो इन्फ्लेशन की तरफ है, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ। इन्फ्लेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ चलती है, मैंने आपको बताया था इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ कनेक्टेड है। और बाकी जो एक्सचेंज रेट सिस्टम वाला है, ये चीज़ तो खत्म हो गई है भाई। मतलब अब आरबीआई इसमें खास कुछ इंटरफेयर कर दी है। पिछले आप कह सकते हैं 7 से 8 साल में कोई खास इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिली आरबीआई की। तो आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं, आरबीआई तो भैया फ्री फ्लोटिंग सिस्टम की तरफ मूव कर चुका है। और ऊपर से जो गवर्नमेंट है वो राइटिस्ट है, लिबरल है। ठीक है, लिबरल का मतलब ये नहीं कि कुछ पॉलिसी वाइज लिबरल, लिबरल का मतलब होता है जो मार्केट को इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, जो चाहते हैं मार्केट आगे बढ़े, ना कि पीएसयूज आगे बढ़े। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अब आरबीआई सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन में फोकस करती है। और मॉनेटरी पॉलिसी याद रखना साल में 2 बार बनाई जाती है। हो गया, चलो ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव के बाद आपको मीनिंग समझ में आ गई और किस तरीके से पब्लिक मनी और पब्लिक बिहेवियर को कंट्रोल किया जाता है। साथ ही हमने ये भी समझ लिया कि फ्लो ऑफ मनी को कैसे मैनेज किया जाता है आरबीआई के द्वारा। अब देखो, जो आरबीआई है, आरबीआई के पास 2 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेट मी चेक अ टाइम, उसके हिसाब से पढ़ाऊंगा। जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, ठीक है, 2 चीज़ें हम कंप्लीट कर पाएंगे, डोंट वरी। देखो क्या है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, अब मैंने बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और उसी के थ्रू आरबीआई क्या करती है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको मैनेज करती है। मैंने आपको जैसे ओएमओ को एग्जांपल दिया था, देखो यहाँ पर ओएमओ मेंशन है। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये मैं, ठीक है। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं ट्रेडिशनल और एक होते हैं नॉन ट्रेडिशनल। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव अलग है। ठीक है, वो ट्रेडिशनल का पार्ट है। पहला आता है ट्रेडिशनल, दूसरे होते हैं नॉन ट्रेडिशनल। ठीक है, अब ट्रेडिशनल वो होते हैं जो कि आरबीआई यूजुअली यूज़ करता रहता है, मतलब हर सेंट्रल बैंक इनको यूज़ करता है। ठीक है, ट्रेडिशनल हर सेंट्रल बैंक यूज़ करता है और टाइम टू टाइम यूज़ करता है। नॉर्मली आप यही वाले न्यूज़ में पढ़ोगे, जैसे कि क्वांटिटेटिव में जाते हैं सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ठीक है, अब इसको क्वांटिटेटिव क्यों कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पर आरबीआई क्वांटिटी कंट्रोल करती है। मतलब सीआरआर का नंबर बढ़ा दिया तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया, ये घटा दिया तो ये हो गया, वो मतलब सुनो यहाँ पर नंबर है, क्वांटिटी इन्वॉल्व है, नंबर इज इन्वॉल्व, क्वांटिटी इज इन्वॉल्व। ठीक है, नंबर इज इन्वॉल्व, क्वांटिटी इज इन्वॉल्व। वेरेस वही ट्रेडिशनल का दूसरा पार्ट होता है, ये तो पहला पार्ट था क्वांटिटेटिव, उसके ही सब पार्ट थे। ठीक है, अब दूसरा आता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब क्या होता है, जहाँ पर क्वांटिटी का कोई चकल्लस नहीं है। आरबीआई यहाँ पर अपनी पावर का यूज़ करती है। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ठीक है, ये आरबीआई ने नई पॉलिसी बना दी। अब यहाँ पर क्वांटिटी का कोई खेल नहीं है, यहाँ पर क्वालिटी का खेल जाता है। वो आपको आगे समझ में आएगा, बस इतना याद रखना कि ट्रेडिशनल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव, दूसरा होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में नंबर इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड एमएसएफ। ठीक है, अब दूसरा आता है नॉन ट्रेडिशनल। ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल जो कि मतलब कभी यूज़ नहीं किए गए, मतलब कभी भी यूज़ नहीं किया, बट कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिस टाइम पे आरबीआई को या कंट्री के, दैट मीन्स दूसरे कंट्री के किसी भी सेंट्रल बैंक को ऐसी कुछ पॉलिसी सोचनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, तो आई थिंक उस टाइम पे फ्रीडमैन थे। ठीक है, दैट मीन्स आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर हिज नेम और इज द सेम पर्सन, बट आई थिंक ही वॉज अ मैन। ठीक है, जिसका एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया था। ठीक है, उस टाइम पे जो फेडरल रिजर्व था, उन्होंने फ्रीडमैन साहब का एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया था जिसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर मनी। ठीक है, हेलीकॉप्टर मनी फ्रीडमैन के द्वारा एक कॉन्सेप्ट दिया गया था और इसका यूज़ किया गया था 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में यूएस रिजर्व फेडरल के द्वारा। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट क्या था भाई, ये कॉन्सेप्ट ये था, अरे भाई आगे पढ़ाऊंगा ना, अभी से क्या जानना है, चलो बोल दिया, थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो ये कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लो कि एकदम से मार्केट में पैसा खत्म हो गया, भाई हमारे सामने डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे हुआ था कि मार्केट में पैसा है ही नहीं, तो आप क्या करो, लोगों को फ्री में पैसे बांटो, मतलब एरोप्लेन से गिराओ, ये करो, मतलब एक तरीके से यही इसका कुछ जिस्ट है। ठीक है, हेलीकॉप्टर मनी इसलिए कहा जाता है, मतलब आप पैसे फेंको, लोग पैसे उठाएंगे और उसे खर्च करेंगे, शिवाजी बॉस की तरह कि ऊपर से पैसे गिर रहे हैं।
लेकिन इसका थोड़ा इकोनॉमिक्स में टेक्निकल मतलब अलग है, इंडियन इकोनॉमी में अलग मतलब है। ये जो कॉन्सेप्ट था इंडियन इकोनॉमी में डीमोनेटाइजेशन के आसपास आया था, ठीक है, डीमोनेटाइजेशन के आसपास आया था, तो इसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अब तो सिर्फ ऐसे ही ऊपर ऊपर से कुछ बताया कि क्या है ये, ठीक है, अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब जो पहला फंडा हम यूज़ करने जा रहे हैं या फंडा समझने जा रहे हैं उसको बोलते हैं CRR, मतलब कैश रिजर्व रेशो, ठीक है, कैश रिजर्व रेशो। तो उससे पहले आप समझ लो NDTL क्या होता है, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी, ठीक है, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी। यहाँ डिमांड मतलब डिमांड डिपॉजिट, मतलब जो आपके नॉर्मल अकाउंट चलते हैं, टाइम डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट, और लाइबिलिटी मतलब इट इज़ लाइबिलिटी ऑन दी RBI, ठीक है, इट इज़ लाइबिलिटी ऑन द RBI। आई थिंक आपको एसेट और RB लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट पता है ना, मिर्ज़ापुर देख लिए ना, अरे देख लिया फिर भी नहीं पता तो बड़ी शर्म की बात है, और नहीं देखी तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलो कोई नहीं, बता देते हैं एसेट लाइबिलिटी क्या होता है। देखो ये रहा एसेट और ये रहा लाइबिलिटी, बहुत जगह यूज़ होने लगा भाई आजकल तो, ठीक है। देखो एसेट वो होता है जो आपको रिटर्न देने वाला है, और लाइबिलिटी वो होती है जो आप रिटर्न करने वाले हो। एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं, आपके पास गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड में आपने इन्वेस्ट किया बिकॉज आप चाहते थे कि मैं फ्यूचर में बेच दूंगा और मुझे उससे इंटरेस्ट, दैट मीन्स फ़ायदा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइम पे गोल्ड मान लीजिए इसकी कीमत है कुछ 52,000 के आसपास, ठीक है, 52,000 के आसपास 10 ग्राम्स की। अब मान लीजिए ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर तक इसकी कीमत हो जाएगी 50,000 बढ़ जाएगी, मान लीजिए इसकी कीमत हो जाती है 70,000, ठीक है, सेम 10 ग्राम की। तो अब उससे क्या होगा, आपने ये सोचा कि मुझे अगले साल फ़ायदा मिलेगा इसलिए मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो ये आपका एसेट बन गया है, ठीक है, ये आपका एसेट बन गया। लेकिन लेकिन मान लीजिए आपको उससे पहले कोई ज़रूरत पड़ पड़ी, ठीक है, मान लीजिए आपके घर में कोई दुर्घटना हो गई, अब उसके लिए आपको गोल्ड को गिरवी रखना पड़ा, तो आप गोल्ड मुथूट फाइनेंस के पास गिरवी रखने जाते हैं, हमारे अमिताभ बच्चन के पास जाते हैं, बोलते हैं भाई मुथूट फाइनेंस आपने बोला था तो हम रखने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप गोल्ड रखेंगे। तो ये जो गोल्ड है उस बैंक की लाइबिलिटी बन जाती है कि वो आपको कुछ टाइम बाद रिटर्न करेगा, ये उस बैंक की लाइबिलिटी बन जाती है, कुछ टाइम बाद आपको रिटर्न करेगा। समझ गया, ये आपका एसेट था लेकिन वो मुथूट फाइनेंस की लाइबिलिटी थी, बिकॉज आपको ये वापस चाहिए। जो आपको वापस मिलने वाला है या जो आप रिटर्न करोगे वो लाइबिलिटी में आता है, और जिस पे आप इन्वेस्ट करते हो सोचते हो कि मुझे फ्यूचर में फ़ायदा होगा वो एसेट रहता है, ठीक है। समझ गए ना, आई थिंक अब तो समझ गए हो यार। आई थिंक काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ खास टफ नहीं है, आजकल तो काफ़ी लोग समझाने लगे हैं, ठीक है। चलो कोई नहीं, आई थिंक आई एम क्लियर विद इट, ठीक है। तो आपने ये देख लिया कि मैं आपको NDTL बता रहा था, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी बता दिया, टाइम मतलब टाइम डिपॉजिट, डिमांड मतलब डिमांड डिपॉजिट, और नेट, नेट मतलब समझ गए ना, जितना भी आपने जो भी सैलरी थी ये सब थी, मतलब जो वो सब जो चीज़ें थी हटा दी, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। नेट मतलब समझ रहे हो ना कि मतलब आपके पास कुछ ग्रॉस पैसा आता है, जैसे कि मान लो किसी ने टाइम डिपॉजिट दिया, डिमांड डिपॉजिट दिया, ये तो आपके पास ग्रॉस पैसा है, लेकिन उसका बहुत सारा जगह इन्वेस्ट होता है, जैसे कि इन्वेस्ट नहीं, आपको काफ़ी जगह वो डालना पड़ता है, जैसे कुछ क्लर्क चार्ज कटे, फिर स्टाफ की सैलरी गई, इधर टैक्स गया, वो गया, उसके बाद जो पैसा बचता है वो नेट होता है, ठीक है। नेट का कॉन्सेप्ट अच्छे से हम दैट मीन्स जब BOP और ये सब पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, खासतौर पर जब GDP पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ पर नेट अच्छे से क्लियर होगा। बस अभी ये समझिए कि ग्रॉस पैसा वो होता है जो आप एक साथ कलेक्ट करते हो, लेकिन जैसे कि आपकी सैलरी रहती है, ठीक है, सैलरी आपकी मान लीजिए महीने की आ रही है 1 लाख रुपए, लेकिन ये आपको पूरी इन हैंड नहीं मिलेगी, इसका मान लीजिए कुछ टैक्स कटेगा, आप कुछ आपके लोन्स होंगे, ये होंगे वो होंगे, तो उसके बाद जो पैसा मान लीजिए आपके पास बचता है 70,000 रुपये, तो वो आपकी नेट सैलरी है। तो उस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट है, मतलब नेट ये है, ठीक है, अच्छे से GDP वाले चैप्टर में बताऊंगा। तो नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, ठीक है। तो अब क्या होता है, CRR क्या होता है, देखो CRR NDTL का वो पार्ट होता है, CRR NDTL का वो पार्ट होता है जो कि बैंक को RBI को देना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ कैश, याद रखना, इन द फॉर्म ऑफ कैश ओनली, मेंशन कर रहा हूँ अलग से, ठीक है, ओनली वाली स्टेटमेंट है ना, इन द फॉर्म ऑफ कैश ओनली, ठीक है, एंड दैट टू विद द RBI के खाते में जाने चाहिए भाई ये, ठीक है, सारे बैंक्स का RBI के साथ खाता होगा, उसमें 4% होना चाहिए, ठीक है, कितना है 4%, ये चेंज भी हो सकता है इसलिए स्टार मार्क किया है, अगर आगे कहीं चेंज हो जाए तो ये मत बोलना कि सर आपने गलत पढ़ाया था, इट इज़ मैन टू चेंज, ठीक है। तो फिर से बताता हूँ, तो कैश रिजर्व रेशो NDTL का वो पार्ट है, कैश रिजर्व रेशो NDTL का वो पार्ट है जो कि बैंक्स RBI के साथ रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश ओनली, एंड एट प्रेजेंट इट इज़ 4%। मतलब मान लीजिए किसी बैंक के पास डिपॉजिशन आती है 150 रुपये की, ठीक है, मतलब लोगों ने जमा की, मतलब कौन सी, डिमांड प्लस टाइम दोनों मिला के, ठीक है। अब इसमें कुछ, अब ये ग्रॉस है, अब इसको नेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मान लीजिए 50 रुपये इधर उधर चले गए, अब बचे 100 रुपये,
अब इस 100 रुपये का 4% कितना होगा, 4 रुपये। तो 4 रुपये जाएंगे आरबीआई के पास इन द फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ कैश ये जाएंगे और आरबीआई के पास रहेंगे, और इस पर कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, याद रखना। एसएलआर में इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन सीआरआर में कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, ठीक है। यू वोंट गेट एनी इंटरेस्ट रेट ऑन सीआरआर। इसके बाद जब शुरुआत में बैंक की इंडिया में शुरुआत हुई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद की बात कर रहा हूँ, जो दौर था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे देयर वाज अ लिमिट ऑन सीआरआर, ठीक है, देयर वाज अ लिमिट ऑन सीआरआर कि भैया कि आप ये जो दैट मीन्स हमारा आरबीआई है वो 40% तक सीआरआर को बढ़ा सकता है और चाहे तो इसे 3% तक कम भी कर सकता है, ऐसी लिमिट्स थी। लेकिन 2000 एक्ट में 2000 में एक्चुअली एक अमेंडमेंट पास की जाती है, आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जिसके तहत ये जो लिमिट्स रहती हैं 3% की और 15% की हटा दी जाती है, ठीक है। मतलब अब सीआरआर आरबीआई के ऊपर है, वो चाहे तो 100% भी कर दे और चाहे तो 0% भी कर दे, ठीक है। अब कोई लिमिट नहीं है सीआर के ऊपर, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कुछ पीसीएस एग्जाम में, ठीक है। याद रखना, नो इंटरेस्ट रेट इज टेकन, मतलब कोई इंटरेस्ट रेट दिया नहीं जाता है। एट प्रेजेंट इट इज़ 4% एंड देयर इज नो लिमिट, याद रखना, देयर इज नो लिमिट, ठीक है, देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट, याद रखना। और जो सीआरआर है इसको आपको 15 दिन में मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है ना कि भाई कुछ टाइम होता है कि अब ऐसे बैंक ने, अब आरबीआई ने बोला कि हम साल के अंत में चेक करेंगे, तो कुछ बैंक लोग शुरू के 8-10 महीने रखेंगे नहीं और आखिरी के 12वें महीने दिखा देंगे, देखो भाई हमारा एनडीटीएल पूरा है 4% है, ठीक है, एनडीटीएल कितना है 4% है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आरबीआई बोलता है कि हाँ हम आपका हर 15 दिन में चेक करेंगे, ठीक है, हर 15 दिन में चेक करेंगे, इसे फोर्टनाइटली, ठीक है, हर 14 से 15 दिन में चेक करेंगे। देखो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अगर ये जो जितने भी बैंक इन्होंने मेंटेन नहीं किया तो क्या होगा। सिंपल सी बात है, पेनाल्टी लगेगी, और पेनाल्टी क्या होती है, पेनाल्टी होती है बैंक रेट। अब सिंपल सी बात है, मैंने बैंक रेट यहाँ पर मेंशन कर दिया था, तो अब दोबारा तो पढ़ाऊंगा नहीं, जो कि यहाँ मेंशन है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बस इतना रहेगा, पेनल्टी कितनी होती है बैंक रेट, दोबारा बताऊंगा, ये डोंट वरी, दोबारा बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद यू मस्ट हैव हर्ड अ टर्म अबाउट इंक्रीमेंटल सीआरआर, ठीक है, मैंने भी थोड़ी कुछ टाइम पहले ही बताया था। इंक्रीमेंटल सीआरआर मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा सीआरआर, ठीक है। नॉर्मली सीआरआर एक ही होता है कि भाई 4% जो नॉर्मल सीआरआर है हमारा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा सीआरआर लगाया तो उसको इंक्रीमेंटल सीआरआर लगाया जाता है, जो कि डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे लगाया गया था। मैंने आपको बताया था, जो लोग डिपॉजिट कर रहे थे, जैसे आप और मैं जो डिपॉजिट कर रहे थे बैंक में, जितना भी पैसा था वो एक्चुअली में हम वॉलंटरी नहीं कर रहे थे, हम बैंक में डिपॉजिट नहीं करना चाहते थे। गवर्नमेंट ने इन दैट मीन्स 500 और 1000 के नोट को लीगल टेंडर हटा दिया था। जब ये लीगल टेंडर नहीं रहा तो क्या होगा, हमें बैंक से तो दूसरे पैसे लगे, तो हमने बस रिप्लेस करने के लिए डाले थे, और ये बैंक वाले समझ लें कि भैया हमारे पास डिपॉजिट बढ़ गया, हम उसका लोन कर देंगे। लेकिन अगर आपको पता है लोन दे देते और धोखे लगा के वो लोन डूब जाता तो हमारी इकोनॉमी तो क्राइसिस में जाती। तो इसको अवॉइड करने के लिए आरबीआई ने बोला कि हम दूसरा एक और सीआरआर ला रहे हैं, और वो सीआरआर रहेगा 100%, मतलब आपका जितना भी डिपॉजिट आया है डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे पूरा हमारे पास जमा कर दो, पूरा, और हम टाइम टू टाइम उसे रिलीज़ करेंगे, ये हम टाइम टाइम रिलीज़ करेंगे, लेकिन आप पूरा हमारे पास जमा कर दो। उसी को कहा गया इंक्रीमेंटल सीआरआर, एक से ज़्यादा सीआरआर, और वो सीआरआर कितना था, वो 100% था, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सीआरआर को हमने डिटेल में समझा, ठीक है, हमने जाना कि सीआरआर क्या होता है, काफ़ी मज़ा आया सीआरआर समझने में। अब एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं, सीआरआर के ऊपर है, और उसके बाद हम अगले स्लाइड में, दैट मीन्स अगले लेक्चर में एसएलआर से चालू करेंगे। देखो सीआरआर के ऊपर क्वेश्चन ये है, विथ व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंसेस द इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशो, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीआरआर बढ़ाने को बोलती है, सीआरआर बढ़ा रही है मतलब क्या कर रही है, सीआरआर बढ़ाना मतलब क्या है, जैसे मान लो इस टाइम पे सीआरआर 4% है, तो अब आरबीआई बोल रही है हम सीआरआर 6% कर देंगे, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो मार्केट से मनी है उसको निकाल लिया जाएगा, जो मार्केट में मनी है उसको निकाल लिया जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट से मनी निकल गई तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा कि घटेगा, क्या होगा, इन्फ्लेशन घटेगा, इन्फ्लेशन घटेगा, इन्फ्लेशन घटेगा, क्यों घटेगा, बिकॉज लोगों के पास, अब बैंक के पास पैसे ही कम है लैंड करने को, तो बैंक लैंड कहाँ से करेंगे, तो क्वेश्चन यही था, ठीक है। क्वेश्चन वॉज वेरी सिंपल, when the Reserve Bank of India announces an increase in the cash reserve ratio, what does it mean? It simply means the commercial banks will have less money to lend. The commercial banks will have less money to lend. Now, how RBI controls CRR with the help of, that means how RBI control inflation with the help of CRR. See, like RBI is to control inflation. Suppose that there is inflation in the economy. Okay, there is inflation in the economy. There is too much money in the economy. Okay, now there is inflation. So what RBI will do? RBI will tell the bank that from 4% I am increasing CRR to 14%. So what bank will do? Now they have to maintain the CRR, ठीक है, उनको अपना जो CRR है वो मेंटेन करना है।
तो वो क्या करेंगे उससे, सिंपल से बोलेंगे चलो यार अब आरबीआई ने सीआरआर बढ़ा दिया तो हमें यहाँ से कुछ पैसा घटाना पड़ेगा, ठीक है, हमें यहाँ से कुछ पैसा घटाना पड़ेगा। तो इस तरह से पैसा घट गया, कैसे पैसा घट गया, पैसा घट गया। अब जब मार्केट में मनी खत्म हो गई तो इन्फ्लेशन नहीं है, इन्फ्लेशन नहीं तो प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन नहीं तो जहाँ कुछ जीडीपी नहीं है। तो इस तरीके से आरबीआई सीआरआर को यूज़ करके अपना जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करती है। अब दूसरी कंडीशन देखो, मान लो अब जो मार्केट में बिल्कुल भी इन्फ्लेशन नहीं है, ठीक है, बहुत ही कम पैसा है। अब आरबीआई को लग रहा है कि भाई मैंने 14% तो कर दिया था सीआरआर, लेकिन इकोनॉमी की हालत ख़राब हो गई है, तो मैं क्या करता हूँ, सीआरआर दोबारा सीआरआर को 4% कर देता हूँ। मतलब जितना एक्स्ट्रा पैसा लेके रखा था आरबीआई ने वापस कर देगी। ये देखो ऐड हो गया, दोबारा इन्फ्लेशन बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, ग्रोथ बढ़ गई, मज़ा आ गया लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से आरबीआई चीज़ों को मैनेज करती है। मैंने आपको बताया कि सीआरआर कैसे हेल्प करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, ठीक है, भूलना नहीं। सीआरआर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, सीआरआर घटा दोगे तो क्या होगा। देखो मैंने अच्छे से बताया एग्जाम्पल के तौर में, रटना नहीं, जो मैंने एग्जाम्पल बताए हैं उनको याद करने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल ही आपको आखिरी में स्ट्राइक करेंगे। बिकॉज इस टाइम पे तो क्वेश्चन ईजी है, ठीक है, लेकिन आगे देखो क्वेश्चन काफ़ी टफ टफ भी मिलेंगे, मतलब लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड रहेंगे। अगर एग्जाम्पल समझ में आया ना कि कैसे इन्फ्लेशन सीआरआर बढ़ाया तो पैसा कम हो गया, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया, फिर उसका उल्टा एग्जाम्पल दिया मैंने, फिर यहाँ पर पूरा अच्छे से एक एक चीज़ क्लियर की, डिमोनेटाइजेशन में क्या हुआ, सीआरआर क्यों बढ़ाया जाता है, क्यों घटाया जाता है, एवरीथिंग आई हैव क्लियर, ठीक है। एंड आई थिंक आई एम डन विथ टुडेज लेक्चर। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड फ्रेंड।